अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। स्टेप एकेडमी का फिज़िकल सेशन 2021 के टेस्ट 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कल भी इसकी वीडियो, अब डेली इस सेशन की वीडियोस आया करेंगी और इस इंशाल्लाह महीने के अंदर इस पूरे टेस्ट सेशन की टेस्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है उसमें है कि बायोलॉजी का, क्लास 12 की बायोलॉजी का फर्स्ट पर्सन टेस्ट के लाइन वाइज होगी। फर्स्ट टेस्ट 30 टेस्ट हैं ऐसे बंडल्स में, पार्ट वाइज हर टेस्ट होगी। एक्सक्रीटरी हेमोस्टेसिस डील्स विद द एक्सक्रीशन की हेमोस्टेसिस है वो किसके साथ डील करती है। देखें, पहली बात तो ये रही कि हेमोस्टेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट्स को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो अब उसमें क्या है, एक्सक्रिएटरी है। तो एक्सक्रिएटरी में आपको हमें क्या करना है, आपका जो अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है हमें उससे बाहर निकालना है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। The nitrogenous waste collected from the kidney are received by kidneys through। देखें, ये ऐसे आपकी एक किडनी होती है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे वेसल्स अंदर जाती है। एक वेसल हो गई, दूसरी वेसल हो गई, तीसरी वेसल हो गई। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का सब्सटेंस है ना, वो हमेशा आर्टरीज लेकर आती है, वीन्स नहीं। वीन्स अगर आपके पास अगर ऐसा भी तरीके का क्वेश्चन आए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वेसल में जो किडनी की तरफ आए उसमें से ज़्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सी वेसल में, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि आर्टरी के अंदर है। क्यों? क्योंकि आप देखें, क्योंकि आर्टरी है ना, आर्टरी फिर अंदर जाके किस में जाएगी, ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगी। इस तरीके के कपशेट होते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगी। फिर उसके बाद सारा वो उसके साथ एब्जॉर्प्शन होते हैं मटीरियल। और ग्लोमेरुलस के बाद आती है आपकी इफरेंट आर्टरीज। तो इस हिसाब से मतलब कि आपका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो ज़्यादा है आर्टरी के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। किडनी इज़ बेसिकली किडनी हमारी एक कौन से तरीके का ऑर्गन है, ये हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट करता है। ग्लोमेरुलस में बेटर भी डिस्क्राइब्ड है। ग्लोमेरुलस का आप बेटर कैसे डिफाइन कर सकते, देखें, इस तरीके का एक बोमेंस कैप्सूल होता है, उसके अंदर ऐसे राउंड 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 कैपिलरीज होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉल ऑफ कैपिलरीज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोमेरुलस में बी बेटर डिफाइंड एज अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। ह्यूमन यूरिनेट थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड। हमारा जो ह्यूमन है उसमें जो वो यूरिनेट करते हैं वो किस ट्यूब के थ्रू करते हैं, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा। इस तरीके से आपका ऐसे किडनी होती है, किडनी के बाद ऐसे आता है यूरेट्रा आता है, यूरेट्रा के बाद ऐसे आते हैं आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका ऐसे आता है यूरिथ्रा। तो हमारा इस ट्यूब के बारे में पूछा गया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। द एनिमल्स हैविंग एडवांटेज ऑफ बीइंग डाइवर्स्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन वैरायटी ऑफ रीजन्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक किस लिहाज से, क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, अब वो इन द विदाउट द रिस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, वो अपना टेम्परेचर जो है वो सेम रखेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। A loop of blood vessels which is a part of juxtamedullary nephrons is called vasa recta। देखिए, मैं आपको ये पिक के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। देखिए, ये आपका बोमेंस कैप्सूल, ये आपका प्रोपीसीटी, ये आपका लूपा फेनले, ये है आपका डीसीटी, ये आपका कलेक्टिंग टिब्यूल। ये ऊपर वाले जो है वो ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, नीचे वाला क्या है, कॉर्टेक्स जुक्स्टामेडुलरी। तो देखिए, ये जो चीज़ें यहाँ पर जो कैपिलरीज है ना, ये रेड रेड वाली जो ये नीचे आ रही हैं थ्रू आउट द वैसा जो लूपा फेनले, इन्हें हम कहते हैं वाजा रेक्टा। तो इस हिसाब से जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्वेलिंग कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वहाँ पर एक कप शेप्ड कैविटी होती है, देखिए आप पिक में ही देख लें कैसे ये कप शेप्ड कैविटी है, इनर वाली साइड है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोमेंस कैप्सूल। ऑल द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रिटर्न टू द किडनी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। जो भी सारे काम के सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, हमारे काम के साल्ट्स हो गए, वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधा बनाकर दूं कि वो कौन से पोर्शन में एब्जॉर्ब होंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे मोस्टली आपके इस पोर्शन में, पीसीटी में। यहाँ पर होती है आपकी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बी, रीएब्जॉर्प्शन। नॉर्मली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डज नॉट कैरी ग्लोबुलेंस। जब भी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है, देखें
यहाँ से जैसे एफरेंट आर्टरियोल लाइन, यहाँ से ग्लोमेरुलस था, यहाँ से क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन होगी। तो हमेशा आपने ये बात जहन में याद रखनी है, आपने भूलनी नहीं है कि जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ना, उसमें कभी भी प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो ग्लोबुलिन हमारा यहाँ पर क्या था, प्रोटीन था ना, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। The nephrons associated with conservation of water are juxtamedullary nephrons। देखिए आप अगेन वही पे, मतलब एक ही, देखिए कि एक ही कॉन्सेप्ट कितने आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। देखिए जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो एसोसिएटेड होता है जब आपकी नॉर्मल कंडीशंस हो, मगर ये जब आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो नेफ्रॉन का पोर्शन है वो कब होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो, आपको वाटर बॉडी में कंजर्व करना हो, तब आपके इफेक्टिव होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ juxtamedullary nephron loops deep into the inner medulla। देखिए इस तरीके के किडनी का पोर्शन है, ऊपर वाला इसका बाहर वाला पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन होता है मेड्यूला। तो हमारा जो juxtamedullary नेफ्रॉन्स है वो इनटू द इनर मेड्यूला से प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। All the useful constituents of glomerular filtrate are normally reabsorbed in proximal tubule। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर वाला क्वेश्चन बनाकर दे दिया था। The process mainly involved in maintaining the pH of glomerular filtrate is called tubular secretion। देखिए अगेन वही एक ही चीज़, एक ही पिक पर कितने सारा सवाल हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन है ना, उसके 3 फंक्शंस होते हैं। एक तो वो करता है ग्लोमेरुलर की फिल्ट्रेशन, फिर वो करवाता है इसकी रीएब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, फिर अकॉर्डिंग टू द बॉडी वो उसका पीएच भी मेंटेन करता है, बट वो कौन से पोर्शन में करता है, इस पोर्शन में करता है डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में। तो वो क्या करता है, अगर जो ज़्यादा बेसिक कंडीशंस हैं तो वो हाइड्रोजन की क्या कर लेगा, उसको अपने अंदर रखेगा, उसको एब्जॉर्ब, उसको रिलीज़ नहीं करेगा। अगर तो उसने देखा कि हमारी बॉडी में तो यार ऑलरेडी इतनी सारी एसिडिक कंडीशंस हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन की वो क्या करेगा, रिलीज़ करवा देगा, और वो बाद में क्या हो जाएगी, थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट हमारी बॉडी से वो सारी जा कर के निकल जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशंस। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। देखिए अगेन वही पिक, देखिए यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट आपको दिख रही है, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए कलेक्टिंग डक्ट किस में जाकर ओपन हो रही है, रीनल पेल्विस में। देखिए यहाँ पर ये आपकी क्लियर विजुअलाइजेशन हो गई। आउटफ्लो ऑफ वाटर इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है परमिएबिलिटी का। तो देखें जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, वो होती है परमिएबल टू वाटर और इम्परमिएबल टू साल्ट्स, और जो दूसरी असेंडिंग लिम्ब होती है वो होती है इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू साल्ट। अब हमारा क्वेश्चन था कि द वाटर इज़ नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड, मतलब क्या, वाटर होगा इम्परमिएबल, तो वो इम्परमिएबल किस में है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कंजर्वेशन ऑफ सोडियम इज प्रमोटेड बाय अल्डोस्टेरोन। ये एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है, और जब अगर बॉडी में हमारा सोडियम कम हो तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये रिलीज़ नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन, ADH इज़ कंसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जब भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर के पोर्शन से एक हार्मोन आता है जिसे हम कहते हैं ADH, विच इज़ एंटी डायोरेटिक हार्मोन। तो उसका मेजर फंक्शन होता है कि वो वाटर की कंजर्वेशन की हेल्प करता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। यूरिया लीव्स द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, यूरिया जो है हमारी बॉडी से किस फॉर्म में रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ होता है यूरिन के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो किडनी है उसका मेजर फंक्शन ही क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से उसने क्या निकालना है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे बॉडी में कौन से हैं, यूरिया, केराटिनाइन। तो यूरिया जो है विद द हेल्प ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो द पाथवे नीडेड बाय द यूरिया टू लीव द ह्यूमन ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन इंडिकेट्स, अगर जो हमारा यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर हमारी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है तो हम क्लियर कट कह सकते हैं कि हमारी डाइट में जो पानी के ग्लासेस हैं जो रिकमेंडेड हैं 14 ग्लासेस 12 ग्लासेस, तो क्या है, हमारे वाटर की कमी है। तो जो यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी इन ए मैटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेंटेन थ्रू। कोई भी तरीके की मेंटेनेंस करनी हो, किसी भी तरीके की चीज़ को मेंटेन रखना हो, उसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस ना। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। द स्टिमुलस फॉर द सीक्रेशन ऑफ ADH। ADH कब रिलीज होता है? जब हमारी बॉडी में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो डिक्रीज होती है। और अगर जो वाटर की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में डिक्रीज होगी तो हमारी जो सॉलिड्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो सॉलिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो और वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कहते हैं ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए। डे सर्कुलेट द ब्लड थ्रू बोमेंस कैप्सूल। अगेन वही चीज़ मैंने आपको पिक के थ्रू दिखा देता हूँ कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ये कैपिलरीज आती हैं इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहते हैं ना। तो यही था तो हाँ हमारा सवाल कि सर्कुलेट द ब्लड थ्रू बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलाई। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस स्टार्ट फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि फिल्ट्रेशन होगी बोमेंस कैप्सूल में, एब्जॉर्प्शन होगी PCT में और ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी TCT में। और यहाँ सवाल था हमारा रीअब्जॉर्प्शन का। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Main factor for the production of hypertonic urine is gradually increasing osmotic concentration from cortex to inner medulla। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है वो तो एक बहुत ही डीप होते हैं मेडुला के अंदर। उसके अलावा वो कब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो यही तो हमारा सवाल था कि इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो उसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। डैश एंड डैश आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी के अंदर दो प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करवाते हैं? वो हैं हमारे लिवर एंड किडनी। लिवर इज़ हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। उसके अलावा जो किडनी है इट इज़ हेल्पिंग इन द एक्सक्रिएशन। मतलब क्या? लिवर तो हमारे लिवर ने बना दिया यूरिया, किडनी ने उसे निकाल दिया। तो मतलब क्या? एक ने बनाया, एक ने निकाल दिया। दोनों क्या हो गए? प्राइमरी एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन गया वो बन गया लिवर एंड किडनीज। स्किन हैज़ बीन अडेप्टेड एज एन ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन एज फॉर मैमल्स। देखिए आजकल गर्मी की मौसम है, गर्मी को लगाने की मौसम आ गई है। तो उसमें क्या है, हम जो मैमल्स हैं हमें मतलब कंडीशन के हिसाब से देखें, आजकल गर्मियाँ पसीना आता है। उसके अलावा जब सर्दियाँ थी हम स्वेटर वेटर पहनते थे, हम कांपते थे। उससे कैसे हमारी बॉडी क्या थी, स्किन क्या जनरेट करती थी, उसके अंदर जो हीट थी वो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम क्या कर रहे हैं? मेंटेन करते हैं। तो मतलब क्या है, हमारे अंदर एक इसमें से सब में से जो बेस्ट जो चॉइस है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म जो थर्मो रेगुलेशन करवा सकते हैं वो है मैमल्स। व्हेन वी सफ़र फ्रॉम हाइपोथर्मिया, इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर कब कम होगा। इसको मैं आपको सारे ऑप्शंस पढ़कर दिखाता हूँ। ब्लड सप्लाई टू स्किन इज़ इन्हांस्ड, मतलब कब? जब बॉडी की जो ब्लड की जो सप्लाई है वो स्किन की तरफ ज़्यादा हो। देखिए जब ब्लड की जो स्किन की तरफ अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी ना तो वो क्या होगी? ज़्यादा हीट होगी। मतलब क्या? हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो मतलब क्या होगा कि क्या हम उस कंडीशन में क्या हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हीट आ रही है, ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड जब एक्टिवेट होंगे, कब एक्टिवेट होंगे? मतलब जब ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि हमारे पास हाइपोथर्मिया है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। ब्लड वेसल्स विल डायलेट, ब्लड वेसल्स की डायलेशन मतलब क्या? ज़्यादा स्किन की तरफ हमारा जो ब्लड आएगा वो ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब क्या? ये भी हाइपरथर्मिया की कंडीशन हो गई। उसके अलावा है कि द ब्लड सप्लाई फ्रॉम स्किन इज़ कट डाउन। जब कभी भी अगर हमारी स्किन है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल उसकी तरफ ब्लड नहीं आ रहा, तो क्या उसकी तरफ कोई भी तरीके के न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे? नहीं होंगे। तो क्या उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो हमारा जो इस तरीके का जो पोर्शन की जो ब्लड सप्लाई है वो कट होगी, तो उसमें क्या होगा? कंडीशन आएगी हाइपोथर्मिया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बनेगा ऑप्शन नंबर बी। In human body, the cooling and a heating system are activated by the hindbrain.
क्या होगा, आपको पता है कि जो मोस्टली जो हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लिगेंटा ये वाली सब जो चीज़ें हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फीवर ऑन हाई टेम्परेचर स्टिमुलेट्स द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स अगेंस्ट द पैथोजेंस, बिकॉज अगर हमारी बॉडी में ये हाई फीवर का टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना, तो वो क्या करेंगे ऑर्गेनिजम्स, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है ना, जो नॉर्मल, एक तो मतलब जब फीवर बढ़ेगा तो वो नॉर्मल हमारे बॉडी के प्रोटीन्स भी डैमेज होंगे, और जो पैथोजेंस है वो भी तो प्रोटीन्स के बने ना। तो हमारा जो हाई टेम्परेचर होता है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होता है अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो मतलब क्या, उनकी सही, उनको डिस्ट्रॉय, उनके प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, मगर हम क्या करते हैं, एक गोली पेनाडॉल खा लेते हैं। इन द लिविंग कंट्रोल सिस्टम रिस्पॉन्स इज शोन बाय, देखें 3 होते हैं, एक होते हैं रिसेप्टर्स, एक होते हैं रेगुलेटर्स, तीसरे होते हैं इफेक्टर्स। अगर मैं आपको अभी भी इसको भी सिंपल करवा कर दिखाऊं कि एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होते हैं इंटर न्यूरॉन, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और लेकर जाते हैं किसके पास, हमारे सेंटर्स के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हमारा जो रिस्पांस होता है वो किस तरीके से आता है, उसका जो रिस्पांस है वो किस में शो होता है, इफेक्टर्स में। यही था हमारा जवाब। अगर मैं आपको इसमें न्यूरॉन को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लेकर जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं, वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो बना है इंटर न्यूरॉन का, और इंटर न्यूरॉन से फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाती है इफेक्टर्स था, वो किससे जाती है, मोटर न्यूरॉन। Which one of the following is now not a part of नेफ्रॉन? लूपा फेनले भी होता है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल भी होते हैं, बोमेंस कैप्सूल, सिर्फ जो नहीं होता वो क्या होता है, यूरिथ्रा नहीं होता। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन ह्यूमन किडनी कैन सेव मोर देन 99.5% ऑफ द वाटर। जो मतलब क्या, हमारा जो फिल्ट्रेट, हमें इतने भी तरीके का, इतना में मतलब इतना नहीं कि मतलब हमने सारे बॉडी से वाटर निकाल देना है, इसी तरीके से हमारे बॉडी में कंसनट्रेशन उसकी वाटर की कम हो जाएगी, तो हमारा जो मोर देन 99.5% है वाटर का, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और सॉल्ट रेगुलेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल रेगुलेशन इज होम्योस्टेसिस। किसी भी तरीके का रेगुलेशन हो उसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं ना। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल बैक सिस्टम। कब अगर इफेक्ट है, हमें इफेक्ट करना है किसी भी चीज़ का, अगर हमें इफेक्ट करना भी है, नहीं भी करना, अगर तो कोई स्टिमुलस है वो माइनर सा, अगर फॉर एग्जांपल इस पर आप लेक्चर वीडियो भी सुन रहे हैं, आपकी बॉडी इस वक्त इंतहाई बहुत सी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आ रही है, मगर क्या आप हर चीज़ को स्टिमुलेट, आप हर चीज़ को रिस्पांस दे रहे हैं, नहीं। इस वक्त आप सबसे ज़्यादा रिस्पांस दे रहे हैं इस लेक्चर वीडियो को, तो मतलब क्या आपका जो अंदर का फीडबैक मैकेनिज्म है वो रेगुलेट करता है कि किस चीज़ को हमने रिस्पॉन्स करना है, किस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करना है। और होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम जस्ट लाइक अ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स? द रिसेप्टर, द नर्वस सिस्टम एंड द इफेक्टर, विच इज मतलब कितने हमारे 3 कंपोनेंट्स। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस मेनली देश क्या हमारे होते हैं, हमारे जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है ना, उसमें हमेशा ल्यूकोसाइट्स का इनके जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ल्यूकोसाइट्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। तो उनका क्या होगा, वो इनका जो नंबर होगा वो इंक्रीज होगा ताकि वो इन सबको किल कर सकें। ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी इज एड्रीनल ग्लैंड। इस तरीके का आपके पास किडनी होती है और किडनी के ऊपर इसे स्मॉल हमारे पास ऊपर पड़ा होता है एड्रीनल ग्लैंड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनल। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज नोन एज। अगर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है विद इन अ नॉर्मल रेंज, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अब आप इस चीज़ पर गौर रखिएगा कि अगर आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है तो आपने कहना है थर्मो रेगुलेशन। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन होता कि द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस विद इन अ टॉलरेबल रेंज, तब आप करते हैं होम्योस्टेसिस। मगर यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है टेम्परेचर, तो आपने क्या कहना है यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स द किडनी? रीनल कैप्सूल। किडनी के अराउंड एक कैप्सूल होता है जिससे जो इसको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम द एब्रिएशंस फ्रॉम द ट्रॉमास।
द यूरेटर्स ऑफ बोथ किडनी पोर यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब क्या, यूरेटर ऐसे किडनी होती है, किडनी से बाहर क्या आते हैं, यूरेटर्स आते हैं। यूरेटर्स के बाद वो किस में ड्रेन करते हैं, ऐसे एक ट्राइगोन शेप का यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें सारे आकर ड्रेन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हाइपोथर्मिया में इंड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस एक्सेप्ट। हाइपोथर्मिया सारी चीज़ों से हो सकती है एक्सेप्ट, क्या आपके रेस्पिरेशन से, क्या हाइपोथर्मिया नहीं, वो तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। क्या आप एक्सोथर्मी, जब बॉडी से ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है तो क्या हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या जब शिवरिंग है, शिवरिंग भी हमारी क्या करती है, बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो जस्ट प्रिस्पिरेशन क्या होगा, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम करवाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अनेबल्ड द प्लांट एनिमल्स एंड प्लांट्स टू हैव डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स इन द ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में उनको रहने के लिए किसने किया है, ऑस्मो रेगुलेशन ने। देखें यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन भी हम कह सकते थे कि, मगर वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ़ौरन अपना अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता। उसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसमें भी आम तौर पर तो बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रखना है ना, मगर जब ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रहने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ चाहिए वो होती है ऑस्मो रेगुलेशन। देखें मेरीन के जो अंदर वाटर के जो फिशेज़ होती हैं, देखें मैं आपको यहाँ पर एक और पिक दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर आप देखिए कि एक मेरीन के एक फ्रे वाटर की फ़िश है, वो कॉन्स्टेंटली अपने अंदर ये आयंस ले रही है, साल्ट ले रही है, फिर उसने क्या करना है, उसको बाहर भी निकालना है। बाहर जो निकाला तो फिर उसके अंदर की फिर वो उसकी जो कंडीशंस है आइसोटोनिक तब ही रही ना। क्या वाटर टेम्परेचर का तो इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं था। अगर यहाँ पर अगर ये एक्सक्रीट ना करता साल्ट्स को तो मतलब क्या इसके अंदर हाइपरटोनिक कंडीशंस हो जाती, तो मतलब क्या इसके अंदर एडिमा पर अलग अलग मतलब प्रोसेसेस होने जाते हैं, उसको पैथोलॉजिकल ज़्यादा हार्म होता। तो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा वाइड रेंज में जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। Bowman's capsule of nephron is located in the renal cortex. The most toxic nitrogenous waste is ammonia. अब आप कहेंगे कि अमोनिया किस तरीके से, देखें अमोनिया इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन द वाटर, और इसको सॉल्युबल होने के लिए एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। अगर जो हमारे पास हमारी बॉडी में इतना तो वाटर नहीं ना को जो हम इतने टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सक्रीट करने के लिए इतना हमारे पास वाटर हो, तो इसलिए द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे पास कौन सा आता है, अमोनिया। अब ये है हमारा डायग्राम शोज अ नेफ्रॉन विच लेबल्ड रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव अपटेक ऑफ द सोडियम। इनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक होती है ना सोडियम की, वो होगी आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज़ परमिएबल टू साल्ट। हमारा सोडियम क्या है, साल्ट है। होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, आपका हाइपोथैलेमस। इनवर्स इफेक्ट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ अ होम्योस्टैटिक फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब क्या, अगर हमारे पास कोई चीज़ बड़ी हुई है तो हमें क्या करना है, उसे कम करनी है। हम किस प्रोसेस से करेंगे, नेगेटिव फीडबैक से। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर प्रेशर फिल्ट्रेशन अकर्स इज ग्लोमेरुलर कैप्सूल। देखें प्रेशर फिल्ट्रेशन, एफरेंट आर्टेरियल में से प्रेशर वाला ब्लड आया और इस प्रेशर वाले ब्लड की वजह से इसमें जो प्रेशर वाली फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन क्या होगा, कहाँ पर जाएगा, पीसीटी में। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ह्यूमन मेंटेन्स देयर हाई बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज अबाउट 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। कल जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसी टेस्ट का केमिस्ट्री का पोर्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।